तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मशीन लर्निंग। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि आखिर मशीन लर्निंग होता क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। यदि हम लोग में किसी के ग्रैंडफादर यदि फार्मर्स होंगे तो उनको पता होगा कि आपके ग्रैंडफादर जो है आसमान की तरफ देख के या जहाँ उनकी खेती होती है उस जमीन को देखकर वह ये गेस कर लेते थे, ये बता पाते थे कि आज बारिश होने वाली है या नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे पहले मान लीजिए घर में किसी बहन की शादी होनी है या बेटी की शादी होनी है, तो हमारे जो ओल्ड पीपल होते थे, जो दादाजी या पिताजी या वह जो बड़े होते थे, बड़े बुजुर्ग, वह जाया करते थे लड़के वाले के घर, लड़के को देखते थे, बात करते थे और फिर उसके बाद बताते थे। आप लोग के घर में भी होता होगा, उसके बाद बताते थे यहाँ शादी करना है या नहीं करना है। इवन की मैं एग्जांपल लेके देता हूँ। जैसे मतलब मेरे एक फैमिली में एक मेंबर के संबंध बता रहा हूँ कि जब उनको देखने आए तो उस टाइम में वो लड़का कुछ भी नहीं करता था, बट जो देखने आए थे वही वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। वो लड़के से बात किए और उसके बाद जाके अपने घर पे जो फीडबैक दिए कि ये लड़का अभी तो कुछ नहीं करता है, बट आगे जाके ये बहुत ही अच्छा करेगा। तो आप कभी सोचे हो कि जो ये एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं जो कुछ देखते हैं, या ये जो फार्मर्स थे हमारे ग्रैंडफादर, वो आसमान की तरफ देख के या जमीन को देख के क्या ऐसा देखते थे कि वो बता पाते थे कि बारिश होगी या नहीं होगी, या आज हो रही है या नहीं हो रही है? कभी आप सोचे हो इन सब संबंध में? नहीं सर। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। एक्चुअली आप देखोगे ना, तो वो क्या देखते हैं, वो एक्चुअली पैटर्न को देखते हैं। जैसे मैं ग्रैंडफादर की बात करूं, बारिश यदि होगी ना तो उसका कुछ ना कुछ पैटर्न आपको अवेलेबल होगा। कुछ कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स हैं जो बाहर आ जाएंगे, कुछ आसमान का वो चेंज होगा, कुछ जो है बर्ड्स वो आपको दिखेंगे या डिफरेंट साउंड्स निकालेंगे। तो ये सब कुछ कुछ एक्टिविटीज है, ठीक है। इस पैटर्न को हमारे ग्रैंडफादर या आपके ग्रैंडफादर समझते थे, जो फार्मर्स फैमिली से हैं, और इस पैटर्न के बेसिस पे वो बता पाते थे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। सिमिलर वे जब हमारे कोई बुजुर्ग लड़का को देखने जाते थे कि शादी होगी नहीं होगी, तो वह क्या करते थे, एक पैटर्न देखते थे कि किसी इंसान को आगे बढ़ने के लिए क्या पैटर्न होना चाहिए, और वो पैटर्न उनको दिखता था। उसके बेसिस पे बताते थे नहीं ये लड़का अच्छा है, इससे शादी किया जा सकता है, इवन दो करेंटली ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो ये जो मैं पैटर्न की बात कर रहा हूं, आप वर्ल्ड में कोई भी होता है, एट एवरी प्लेसेस देयर इज सम पैटर्न। यदि हम उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं तो हम उसके संबंध में बता पाते हैं, और नहीं कर पाते तो हम नहीं बता पाते हैं। यही इसी पैटर्न को, तो यदि हमारे पास डेटा है कुछ भी, मान लो हमारे पास एक डेटा है सेल्स का, तो ऑब्वियसली यदि हमारे पास लास्ट 10 ईयर्स का सेल्स का डेटा है तो उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न होगा। यदि हम इस पैटर्न को समझ पाते हैं तो हम बता पाएंगे कि हमारा आगे क्या हो सकता है। तो इस पैटर्न को यदि आपका मशीन, हम क्या ट्राई किए कि मशीन हमारे पैटर्न को समझे, और मशीन जब इस पैटर्न को समझता है, इसके बेसिस पे आप कुछ भी करते हो, प्रेडिक्शन करते हो, इसी को हम लोग कहते हैं मशीन लर्निंग। मतलब हम मशीन को क्या चाहते हैं कि मशीन हमारा पैटर्न को समझे। यही हो रहा है ना कि जो आजकल जो फोरकास्ट होता है कि कल बारिश होगी, तो कैसे होता है कि वो जो आप मशीन बिल्ड किए, वो मशीन उस पैटर्न को कैच करता है कि बारिश होने से पहले ये सारे सिस्टम्स होंगे, और यदि ऐसा होता है तो वह उनका फोरकास्ट होता है कि इतनी बारिश होगी, बहुत बारिश होगी या कम बारिश होगी। तो वही पार्ट हम लोग, वैसी चीज को हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं।
जहां हम लोग देखेंगे कि मशीन कैसे हमारे पैटर्न्स को समझ सकता है और पढ़ सकता है। तो हमारे पास मान लो डेटा सेट्स है। जब आपके पास कोई भी डेटा सेट्स है, जैसे एज पर एग्जांपल मैं एक डेटा सेट्स आपको डिस्प्ले करता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन। मान लो ये डेटा सेट्स हमारे पास है जहां आवर्स स्टडी मतलब किसी स्टूडेंट्स का, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स का आवर स्टडीड है और उसका मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसकी किसी एग्जाम में। तो कोई स्टूडेंट है जो 6 आवर्स स्टडी किया है तो उसको 40 मार्क्स आया है, कोई 10 किया है तो 70 मार्क्स आया है, कोई 7 आवर्स स्टडी किया है तो 55 मार्क्स। ये हमारे पास डेटा सेट्स है। अब इसमें आप बताओ, इस डेटा सेट्स में हमारे पास दो कॉलम्स हैं, आवर्स स्टडीड है और मार्क्स ऑब्टेन्ड है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड जो कॉलम है, क्या वो आवर्स स्टडीड पे डिपेंड करता है या नहीं करता है? नहीं करता है सर। नहीं करता है। कर रहा है सर, आई थिंक। आवर्स में कितना पढ़े हैं, मतलब ये कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? देखिए, इन जनरल पर्सपेक्टिव आप देखोगे तो क्या आपका मार्क्स जो आप एग्जाम में लाते हो, क्या वो आप कितने आवर्स स्टडी के, क्या उस पर मैटर नहीं होता है? करता है सर। करता है। बट यदि मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, क्या आवर्स स्टडी मार्क्स ऑब्टेन पे डिपेंड करता है? हम्म, आप 6 आवर्स पढ़ोगे या 7 आवर्स पढ़ोगे या 10 आवर्स पढ़ोगे, क्या उसका कोई संबंध है मार्क्स ऑब्टेन से कि आपको कितना मार्क्स आया? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। नहीं है। तो यहां जब दो कॉलम है, तो देखो ये जो कॉलम है, दिस कॉलम इज डिपेंडेंट ऑन आवर्स स्टडी। तो इस कॉलम को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट कॉलम, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो कॉलम है जो आवर्स स्टडीज है, तो सिंस ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट कॉलम। तो जब आपके पास डेटा सेट्स होगा, तो डेटा सेट्स में क्या होगा, आपके पास होंगे इंडिपेंडेंट कॉलम्स और होगा आपके पास डिपेंडेंट कॉलम्स। जो डिपेंडेंट कॉलम होता है वो हमारे पास ओनली वन होगा, और वी कैन हैव एन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कॉलम्स। अब यदि डिपेंडेंट कॉलम आपके पास है, एक है, इसका डेटा टाइप दो, टू टाइप्स के डेटा टाइप्स हो सकते हैं, कंटिन्यूअस और कैटेगोरिकल। जैसे यहां जो डेटा कैटेगोरिकल, जैसे यहां जो डेटा सेट्स है, डेटा टाइप है, वो आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब समझते हो ना? हाँ सर। कंटिन्यूअस कैटेगोरिकल समझते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यूज। राइट। कैटेगोरिकल, मान लीजिए आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता कि आप इंटरव्यू देने जाते, आपका होता मान लो कि ग्रेजुएशन का मार्क्स, ठीक है, ग्रेजुएशन का मार्क्स, और होता इंटरव्यू स्टेटस। इंटरव्यू स्टेटस में क्या होता आपका, यस और नो, या सिलेक्शन और रिजेक्शन, ये दो ऑप्शन होते।
तो ये जो आपका है ये आपका कैटेगोरिकल कॉलम हो गया। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका आइदर कंटीन्यूअस हो सकता है या कैटेगोरिकल हो सकता है। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कंटीन्यूअस हो, तो जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कंटीन्यूअस होता है तो हम लोग रिग्रेशन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, और जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल होता है तो हम लोग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। और रिग्रेशन एल्गोरिथम के अंदर जो हम लोग फर्स्ट एल्गोरिथम सीखने के लिए जा रहे हैं वह जा रहे हैं हम लोग लीनियर रिग्रेशन। अब मान लो ये आपके अब मान लो आपके पास ये डेटा सेट्स है जहां आवर्स स्टडी है और मार्क्स ऑब्टेन्ड है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि कोई स्टूडेंट है जो 6 आवर्स स्टडी किया है तो जो मार्क्स ऑब्टेन किया है वो 40 किया है। 10 आवर्स स्टडी किया तो मार्क्स ऑब्टेन किया है 70। 7 आवर्स स्टडी किया है तो मार्क्स ऑब्टेन किया है 55। और 8 आवर्स स्टडी किया है, ठीक है, तो मार्क्स ऑब्टेन किया है एक बार 60। और कोई एक स्टूडेंट जो 8 आवर्स स्टडी किया है तो मार्क्स ऑब्टेन किया है 80। ठीक है। अब मान लो कि यहाँ मैं क्या देख रहा हूं कि एक स्टूडेंट है जो 8 आवर्स स्टडी किया है तो वो 60 मार्क्स उसको आया है। एक दूसरा स्टूडेंट है जो 8 आवर्स स्टडी किया है तो 80 मार्क्स है। अब मान लो मुझे किसी स्टूडेंट के संबंध में बताना होगा कि यदि वो 9 आवर्स स्टडी किया है तो उसको कितना मार्क्स आएगा। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है कि रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसा तो जरूरी नहीं होता है कि 100% कि यदि आप ज्यादा आवर स्टडी करोगे तो आपको मार्क्स जो आएंगे वो भी ज्यादा आएंगे। इन जनरल ऐसा होता है, बट हमेशा तो नहीं होता है कि आप ज्यादा आवर स्टडी करोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स आएंगे। और भी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी डिपेंड होता है कि आपका एग्जाम के टाइम में कैसा मूड था, या आप जो स्टडी किए तो आप कितना रेलेवेंट स्टडी किए। ये सब बहुत सारा फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितना ऑब्टेन होगा, जो एक्चुअल वैल्यू होगा। ठीक है, 1 सेकेंड। अब सपोज इट मान लो कि मैं इन दोनों के बीच में क्या करता हूं कि एक स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करता हूं। तो ये मेरा स्कैटर प्लॉट है, ठीक है। और मान लो इसमें और भी मेरे पास पॉइंट्स होते तो वो पॉइंट्स यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ हो सकता था, वो यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, इस पॉइंट पे हो सकते थे। अब मान लीजिए मेरे पास एक कोई न्यू स्टूडेंट आया है जो 9 आवर्स स्टडी करता है, ठीक है। और मैं चाह रहा हूं कि उसका प्रेडिक्शन करने के लिए कि उसको कितना मार्क्स आएगा। ठीक है, यदि वो 9 आवर्स स्टडी करता है तो उसको कितना मार्क्स आएगा। अब यदि यहां से आप देखोगे तो आपका 9 यहां होगा, तो आप इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि यदि वो 9 आवर्स स्टडी करता है तो उसको कितना मार्क्स आएगा। मान लो यहाँ इस तरह से पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स और है, तो आप जब यहां से करोगे तो कुछ पॉइंट, कुछ मार्क्स ये भी आपको इसमें आएंगे, इस नंबर पे, इस लाइन पे आएंगे, कुछ मार्क्स यहाँ भी इस लाइन पे आएंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये इट्स डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि यदि कोई 9 आवर्स स्टडी कर रहा है तो उसको कितना मार्क्स आएगा। बिकॉज एट द सेम पॉइंट वी हैव, ऑन द सेम लाइन विल हैव मेनी पॉइंट्स। तो ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है।
तो फॉर दिस पर्पस ओनली हम लोग क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन का मॉडल डेवलप करते हैं। ठीक है, जो मॉडल हमको क्या करेगा, हमको हेल्प करेगा प्रेडिक्ट करने में। यदि मान लो कि कोई नया स्टूडेंट आया या एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए ही मैं प्रेडिक्ट करना चाहूंगा, अगर एग्जिस्टिंग आवर्स के लिए यदि मैं प्रेडिक्ट करना चाहूंगा कि कितने आवर्स कितना मार्क्स इसको ऑब्टेन हो सकता है, तो उस पे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं यदि हम लोग मॉडल डेवलप करते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन किसको वो कहते हैं, यदि आपके पास ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, आपके पास ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो हम लोग कहते हैं, यदि इस पर हम लोग मॉडल डेवलप करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। बट इन जनरल सिनेरियो ऐसा नहीं होता है, वी हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इनफैक्ट वी हैव एन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो हम लोग उसको कहते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, या सिंपल हम लोग कह सकते हैं लीनियर रिग्रेशन। तो सिंस यहाँ सिंगल वेरिएबल है, इसलिए मैं यहां लिखा हूं टाइटल कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो हम लोग चलिए कि कैसे हम लोग इस मॉडल को, हम अपने मॉडल को डेवलप कर सकते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। उसको समझने के लिए कि मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, बट यदि हमको एक ऐसा लाइन फाइंड आउट कर लेते हैं, हम कोई एक ऐसा लाइन फाइंड आउट कर लेते हैं जो मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट से पास हो, अदरवाइज क्लोजर हो। हम एक ऐसा लाइन फाइंड आउट कर लेते हैं जो मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट से, इनफैक्ट जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनसे आइदर क्लोजर हो या मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट से वो पास हो। तो जहां देख लो हम एक लाइन, इस टाइप का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हम एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, इस लाइन को देखिएगा, ऐसे आपके n नंबर ऑफ लाइन हो सकते हैं, ये आपके n नंबर ऑफ लाइन हो सकते हैं। ये लाइन है मेरा L2। अब L2 का मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं D1 से, तो D1 से मान ले रहा हूं मैं इसको 1, D2 से इसको मान ले रहा हूं 0.5, D3 से 0, D4 से 0 और D5 से 0.25। ये हो गया L2। ऐसे ही आपके n नंबर ऑफ लाइंस होंगे, ठीक है, n नंबर ऑफ लाइंस होंगे, और आप क्या करोगे, उस प्रत्येक लाइन से प्रत्येक पॉइंट्स का आप डिस्टेंस मेजर करोगे, ठीक है। मेजर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब आपको क्या है, सबसे बेस्ट फिट लाइन चूज करना है। तो सबसे बेस्ट फिट लाइन कैसे चूज कीजिएगा, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे कि हम लोग ऐसे लाइन को चूज करते हैं जो लाइन सबसे लीस्ट डिस्टेंस पे हो, हाँ सर। तो लीस्ट डिस्टेंस के लिए क्या होता है, हम इनका सम कर रहे हैं, ठीक है। जब आप इसका सम कीजिएगा तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस आपका ये मान लीजिए 6 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 1.75। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास L3 है, L4 है, L5 है, और जिसका सबसे लीस्ट डिस्टेंस होगा उस लाइन को आप चूज कीजिएगा योर बेस्ट फिट लाइन, योर प्रिडिक्शन लाइन, और या आप कह सकते हो उसको दैट इज योर अप्रोक्सीमेशन लाइंस। अब मान लो कि आपका ये वाला लाइन है जो आपका चूज हुआ है सबसे बेस्ट फिट लाइन में, ये लाइन आपका चूज हुआ है सबसे बेस्ट फिट लाइन में, ठीक है। ये सबसे, मान लो कि ये लाइन सबसे लीस्ट डिस्टेंस पे है फ्रॉम ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स।
ठीक है, तो ये जो लाइन है ये आपका लाइन चूज हुआ है। यदि आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो मैथमेटिकली क्या होगा, लाइन का एक फॉर्मूला होगा, और मैथमेटिकली लाइन का क्या होता है, एक फॉर्मूला मतलब इक्वेशन होता है। इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां m क्या होता है, m कहलाता है आपका स्लोप और c को कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, जब आप इस लाइन को एक्सटेंड कीजिएगा, ठीक है, तो ये लाइन जिस पॉइंट पे इस y एक्सिस को कट करता है वह कहलाता है आपका इंटरसेप्ट। और अब आप मान लो आपको प्रेडिक्शन करना है कि यदि कोई स्टूडेंट 9 आवर्स स्टडी करता है, ठीक है, या हाँ 9 आवर्स स्टडी करता है तो कितना मार्क्स उसको आ सकता है, आपको यदि उसकी उसको प्रेडिक्शन करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ 9 पे जाइएगा और यहाँ मैं गया, और अब मैं इसको मान लीजिए, तो मेरा प्रेडिक्शन क्या हो गया, यदि कोई 9 आवर्स स्टडी करता है तो ही कैन सिक्योर 70 मार्क्स। तो हम सर कंफर्टेबल। सर एक क्वेश्चन था, लाइक जैसे कि बेस्ट फिट लाइन है, तो ये यस, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि एन नंबर ऑफ लाइंस हैं, ठीक है, मान लीजिए 1000 लाइंस है, तो उसमें हम पता कैसे करेंगे कि ये, क्योंकि प्रैक्टिकली ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि कोई बेस्ट फिट लाइन पता करना। इसके लिए आपको स्पेशली कुछ नहीं करना होगा, जो एल्गोरिदम्स विच यू विल अप्लाई यूजिंग आर और पाइथन, तो वह आर और पाइथन क्या करेगा, उस जो एल्गोरिदम आप अप्लाई करोगे तो वह एल्गोरिदम इंटरनली जो बेस्ट फिट लाइन को कैसे फाइंड आउट करता है वो मैं आपको बताया, कि वह क्या करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है, और जो लाइन सबसे लीस्ट डिस्टेंस पे होता है वह लाइन बेस्ट फिट लाइन होता है। इसके लिए आपके पास एल्गोरिदम बने हैं, और आप आर और पाइथन को यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हुई चीज योर बेस्ट फिट लाइन। ओके सर। ओके, तो जब आप बेस्ट फिट लाइन आपको पता होगा तो इनफैक्ट क्या मिलेगा आपको, एक इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा, और इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा तो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन में आपको स्लोप और इंटरसेप्ट का वैल्यू मिलेगा। अब यदि मैं इस इक्वेशन पे लिखना चाहूंगा, ठीक है, इसको मैं यदि, ये तो आप जो पढ़े, ये तो पढ़े आप लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन जो आप बचपन में पढ़े। अब यदि मैं इसको लिखना चाहूंगा फ्रॉम दी प्रोस्पेक्टिव ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, या लीनियर रिग्रेशन के प्रोस्पेक्टिव से लिखना चाहूंगा, तो कैसे लिखूंगा, तो ये लाइन मेरा क्या है, प्रिडिक्शन लाइन है। ये लाइन क्या है मेरा, प्रिडिक्शन लाइन है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं वाई हैट से। इसको किससे डिनोट करते हैं, वाई हैट से। और इसको लिखेंगे बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स। तो बीटा नॉट आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका इंटरसेप्ट, और बीटा वन क्या हो गया आपका, कॉफिशिएंट हो गया, और एक्स क्या हो गया आपका, इनपुट वेरिएबल हो गया। तो ये इक्वेशन हो गया, दिस इज योर प्रिडिक्शन लाइन इक्वेशन, वाई हैट इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स। अब इसमें एक और चीज देखिए, ठीक है, तो तब हम जो है ना थोड़ा सा एक और डीप में थोड़ा सा जाएंगे, मैं थोड़ा सा एक पार्ट और आपको एक्सप्लेन करूंगा। सर वो बीटा नॉट बीटा वन वाली एक बार इक्वेशन दोबारा बता दीजिएगा ठीक क्या है, थी?
देखिए आपका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यदि मैं इसको सिंपल लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो y को हम लोग यहाँ हम जो क्या करते हैं, प्रेडिक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं y हैट इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स। यहाँ बीटा नॉट जो होता है ये होता है आपका इंटरसेप्ट, और बीटा वन को हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट। और x क्या होता है आपका, x होता है इनपुट वेरिएबल। ठीक है, ये ओके है। ये सर, ये मतलब प्रेडिक्टेड लाइन की इक्वेशन है ना सर? यस, ये जो आप लाइन ड्रॉ किए ना, ये जो प्रेडिक्शन हम्म। लाइन फाइंड आउट की उसका इक्वेशन है। देखिए इसमें एक और पॉइंट क्या होता है, इसको मैं यहां से आपको एक्सप्लेन करता हूं, देन मैं इस पॉइंट पे आऊंगा। मान लीजिए मैं एजम्पशंस ले रहा हूं कि सिर्फ ये जो मेरा बीटा नॉट मतलब कॉफिशिएंट जो है बीटा वन, वह मैं ले रहा हूं, एक एजम्पशंस ले रहा हूं, मान लीजिए वह है मेरा 7.5। एज पर दिस जो हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंगली मैं ले रहा हूँ। बीटा वन है मेरे पास 7.5 और बीटा नॉट मैं ले रहा हूँ 2.5। तो ये मेरा, अब मैं प्रिडिक्शन निकाल रहा हूं, तो प्रिडिक्शन कैसे निकलेगा, y हैट इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स, तो 7.5 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 6। तो वही मैं यहां लिखा हूं 7.5 इंटू सिक्स प्लस 2.5 इक्वल टू 47.5। ये मेरा प्रिडिक्शन हो गया। एक्चुअल में स्टूडेंट्स को कितना मार्क्स आया है 40, और मैं प्रेडिक्ट कितना कर रहा हूं 47.5। यहां तक ये पार्ट क्लियर है या नहीं है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है। जब आप एक इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन आप फाइंड आउट किए तो ऑब्वियसली इसका एक इक्वेशन होगा, और इक्वेशन होगा तो आपको बीटा नॉट और बीटा वन का वैल्यू मिलेगा। तो वह मान लीजिए बीटा वन का वैल्यू आपको 7.5 और बीटा नॉट का वैल्यू है 2.5। तो यहां मैं वैल्यू प्लेस कर रहा हूं 7.5 इंटू 10 प्लस 2.5, ये हो गया 77.5। सिमिलर वे इस तरह से आपको ये सारे वैल्यूज आ गए। ठीक है, ये आपका एक्चुअल वैल्यू है, ये आपका प्रेडिक्टेड वैल्यूज है। ये आपका एक्चुअल वैल्यू है, ये आपका प्रेडिक्टेड वैल्यूज है। जैसे आप किसी जाते हो ज्योतिष के पास, ठीक है, आप उसको हाथ दिखाते हो और बोलते हो कि भाई मैं जो है ना 10th का एग्जाम लिखने के लिए जा रहा हूँ, बताओ भाई मुझे कितने मार्क्स आएंगे। तो मान लो आपका, या आप जा रहे हो, मान लो कि कोई पेपर लिखने के लिए जा रहे हो, बैंक का एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हो, बैंक का पेपर लिखने जा रहे हो। आप बोलोगे कि मुझे बैंक के एग्जाम में इस जो पेपर लिख रहा हूँ उसमें कितने मार्क्स आएंगे, तो वो आपका प्रेडिक्ट करता है 160। ठीक है, बट एक्चुअल में आपको आता है 170। ये उसका प्रेडिक्शन है और आपको एक्चुअल में आता है 170। तो उसके प्रिडिक्शन और एक्चुअल में कितना का गैप है, 10 का। जो वह आपके लिए प्रेडिक्ट कर रहा है और जो आपको एक्चुअल में आया, उन दोनों में गैप कितना है, 10 का है सर। 10 का है गैप। तो ये 10 क्या हुआ, ये वो आपके प्रिडिक्शन में ये उसका एरर है। हम्म। मान लो कोई अपना हाथ दिखाता मेरे कितने बच्चे होंगे, तो वो बोल रहा है आपके 4 बच्चे हैं, आपके हाथ में 4 बच्चे लिखे हुए हैं, बट आपको 3 ही बच्चा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक वो गलत प्रेडिक्ट कर रहा है, राइट सर। राइट। उसी तरह यदि हमको एरर टर्म निकालना होगा तो क्या होगा, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्शन करेंगे हम।
तो जो वैल्यू आएगा वो मेरा क्या होगा, एरर होगा। मतलब कोई स्टूडेंट है जो 6 आवर्स स्टडी कर रहा है, मेरा मॉडल बोल रहा है, मतलब मेरा ज्योतिष जो बोल रहा है कि आपको 47.5 मार्क्स आएंगे, बट जब वो एक्चुअल में एग्जाम देता है तो उसको 40 मार्क्स ही आता है। तो मेरा मॉडल कितना गलत बता रहा है उस स्टूडेंट के लिए, -7.5। और ये वैल्यू मुझे कहां से आएगा, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्शन से आएगा, राइट सर। राइट। सिमिलर वे यही सेम प्रोसेस मैं रिपीट कर रहा हूं सारे पॉइंट्स के लिए। यहां भी ये वैल्यू आया, ये 0 आया, यहाँ -2.5 आया, यहाँ 17.5 आया। जब आप इनका सम कीजिएगा, जब इनका सम कीजिएगा तो ये आपको वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगा। जहां तक क्लियर है या नहीं है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है। तो एक्चुअली मैं क्या बताने के लिए जा रहा हूं, अब मैं आता हूं उस पर। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा एरर आता है उसको हम लोग करते हैं स्क्वेयर, ताकि जब हम इनका सम करें तो ये मुझे सम, मैं यदि जानना चाहूंगा कि मान लो कि हमारा जो मॉडल है वो मॉडल हमारा कितना एरर क्रिएट किया, यदि मैं किसी को प्रेडिक्ट कर रहा हूं तो मेरा मॉडल कितना एरर किया क्रिएट, तो यदि हम सबको सम करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सम को स्क्वेयर्ड कर देते हैं, और इस टर्म को बोला जाता है एसएसई, सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर। तो क्या होता है आपका, ये होता है एक्चुअल माइनस प्रिडिक्शन और इसका स्क्वेयर, और इस सबका आप क्या करोगे, सम कर दोगे। यही टर्म होता है एसएसई, सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर। और हमारा जो ये लाइन होता है ना, ये जो लाइन होता है, ये इस जो प्रिडिक्शन लाइन होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वह सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर को मिनिमाइज करता है। मतलब आप जो बोले ना, जो हमारे पास n नंबर ऑफ लाइंस होते हैं, ठीक है, उस n नंबर ऑफ लाइंस में जिस लाइन का एसएसई सबसे मिनिमल होगा वही मेरा बेस्ट फिट लाइन होगा। जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिस्टेंस के लिए कर रहे थे ना, कि सारे पॉइंट से जो लिस्ट डिस्टेंस पे हो, इनफैक्ट लिस्ट डिस्टेंस नहीं होता, लिस्ट स्क्वेयर्ड डिस्टेंस होता है। ठीक है, वही आपका बेस्ट फिट लाइन होता है। और उसको कैसे किया जाता है, उसको किया जाता है बेस्ड ऑन दिस मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर। तो प्रत्येक लाइन ड्रॉ होता है, फिर उसका क्या होता है, प्रेडिक्शन होता है उस लाइन पे। प्रेडिक्शन होने के बाद क्या होता है, एरर टर्म को फाइंड आउट किया जाता है और सबका सम अप किया जाता है। तो जो इस लाइन का भी एसएससी कुछ होगा, इस लाइन के लिए भी एसएससी कुछ होगा, इस लाइन के लिए भी एसएससी कुछ होगा, और इस लाइन के लिए भी एसएससी कुछ होगा। इन सारे लाइंस में जिस लाइन का एसएसई सबसे मिनिमम होगा वही लाइन आपका बेस्ट फिट लाइन होगा। गॉट इट सर। गॉट इट। अब इसको चलिए हम समझाते हैं आपको यहाँ पे। मान लो ये आपका ये आपका है आवर्स स्टडीड,
और ये है आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड। एक्स एक्सिस पे आवर्स स्टडी है और वाई एक्सिस पे मार्क्स ऑब्टेन्ड है। मान लो मैं यहाँ सारे पॉइंट्स नहीं, किसी एक पॉइंट्स के लिए ले रहा हूं। मान लो 10 आवर्स पे, ये लास्ट 10 है, 10 आवर्स पे कोई स्टूडेंट्स को एक्चुअल में जो मार्क्स आ रहा है वो मान लो 70 आ रहा है। तो ये एक्चुअल मेरा मार्क्स है। कोई स्टूडेंट्स को 10 आवर्स स्टडी कर रहा है तो इसको जो एक्चुअल मार्क्स आ रहा है वो आ रहा है 70। ये मेरा एक्चुअल वैल्यू है। मैं एक ही पॉइंट्स को ले रहा हूं ताकि सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। इसको किससे डिनोट करेंगे हम? y से डिनोट करेंगे क्योंकि ये मेरा एक्चुअल वैल्यू है। अब मैं ये कंपेयर करना चाह रहा हूं, ये मैं क्या करना चाह रहा हूं, कंपेयर करना चाह रहा हूं कि मेरा ये जो है पॉइंट्स है तो इसको मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं। तो देखिए जो सबसे फर्स्ट प्रेडिक्शन होता है वो फर्स्ट प्रेडिक्शन होता है, बेस मॉडल डेवलप होता है। और बेस मॉडल में सबसे पहले मान लीजिए मैं बेस मॉडल ले रहा हूं और बेस मॉडल हमेशा एवरेज होता है। तो मान लीजिए मेरा एवरेज है जिसको मैं वाई हैट से डिनोट कर रहा हूं। जैसे आप क्लास के संबंध में बात कर रहे हो, मान लो एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। अब 50 स्टूडेंट्स का मार्क्स आया, कुछ एग्जाम में लिया और मार्क्स आया। अब मैं यदि उसी 50 स्टूडेंट्स को कंपेयर करना चाहूंगा तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा? तो मैं क्या करूंगा, सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज लूंगा। राइट सर। मैं सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स का एवरेज लूंगा। एवरेज आ गया मान लो 50। तो 50 मतलब मेरा क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मार्क्स 50 होना चाहिए। मतलब 50 के अकॉर्डिंगली मेरे पूरे क्लास का ऑन एन एवरेज मार्क्स आया 50 है, तो 50 के अकॉर्डिंगली सबका आईक्यू होना चाहिए। अब 50 से यदि किसी स्टूडेंट का 80 है तो वह क्या हुआ, उस स्टूडेंट्स में क्लास जो मेरा एवरेज क्लास का जो आईक्यू है या स्कोर है उससे उसका क्या है 30 ज्यादा है। मतलब उसका जो आईक्यू लेवल है फ्रॉम मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कोर पॉइंट ऑफ व्यू से, एवरेज क्लास से उसका 30 क्या है, ज्यादा है। और किसी स्टूडेंट्स का मान लो 10 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 है एक्चुअल में, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एवरेज क्लास का जो आईक्यू है, मान लो आईक्यू है, सबका आईक्यू का ही मैं ले लिया, आईक्यू का एवरेज ले रहा हूं। आईक्यू का एवरेज मान लो मुझे आया 5। अब उसमें एक्चुअल में किसी का आईक्यू है 8, इसका मतलब क्या है, उस क्लास में जो एवरेज आईक्यू है उससे उसका 3 पॉइंट्स ज्यादा है। किसी का 1 है तो इसका मतलब क्या, उससे 4 पॉइंट्स क्या है, वो कम है। राइट सर। गेटिंग माय हाँ पॉइंट। तो जो हमारा कंपैरिजन होता है तो हम कंपैरिजन किससे करते हैं, बेस मॉडल मतलब एवरेज से करते हैं कंपैरिजन। हाउ फार इट इज फ्रॉम एवरेज, एवरेज से मेरा ये कितना ज्यादा दूर है या कम है। तो एक्चुअल में यदि क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा तो वो आपका एरर है। हमारा क्या होना चाहिए, जो एवरेज से जितना दूर है उतना मेरा मेरा एरर है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। क्योंकि हमारा क्लास का जो एवरेज है उसी के आसपास सारे बच्चे होने चाहिए। तो तो आपका जो एरर है, तो एरर टर्म क्या हो गया, ये हो गया आपका एरर टर्म। वो मान लीजिए मैं लिख रहा हूं एक्चुअल माइनस एवरेज लिख दे रहा हूं, ये मेरा एरर टर्म हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए मैं एक मॉडल बनाया और मॉडल हमको यहां प्रेडिक्शन कर रहा है बच्चे के मार्क्स। ठीक है, ठीक है। अब जो ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग वाई हैट, क्योंकि ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो अब बताइए आपका टोटल एरर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक था पहले। ठीक है, अब जब आप मॉडल बनाए
तो आपका एरर क्या हो गया, वह हो गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रह गया, इतना ही एरर रह गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा y माइनस वाई हैट। ठीक है, ये जो आपका टर्म हुआ, ये क्या हुआ, ये कहलाया आपका टोटल एरर, y माइनस वाई हैट का स्क्वेयर। और इसको यदि हम लिखेंगे, यदि सारे पॉइंट्स के लिए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ y माइनस वाई हैट का, सॉरी y बार का स्क्वेयर। और ये क्या हुआ, ये हो गया आपका एरर टर्म जो भी आप पढ़े, और इसको मैं इस सारे पॉइंट्स के लिए करूंगा तो सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर, ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार वाई हैट ऑफ स्क्वेयर। अब एक बात बताइए, जब आप मॉडल डेवलप किए, ठीक है, जब आप मॉडल डेवलप किए तो कौन सा ऐसा पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, इन दोनों में कौन सा ऐसा पार्ट है जो आप मॉडल डेवलप किए तो वो आपके मॉडल, मतलब वो आपके एरर को क्या किया, रिड्यूस किया। प्रेडिक्टेड लाइन सर। मतलब मैं पार्ट पूछ रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट ये मेरा फर्स्ट पार्ट है और ये मेरा सेकेंड पार्ट है। जब आप मॉडल डेवलप किए, प्रेडिक्शन लाइन ड्रॉ किए, तो कौन सा पार्ट आपका जो है ना रिड्यूस कर रहा है आपके एरर को, फर्स्ट पार्ट कर रहा है रिड्यूस या सेकेंड पार्ट कर रहा है रिड्यूस? सेकेंड पार्ट कर रहे थे। सेकेंड पार्ट कर रहा है। तो आपके जो मॉडल का परफॉर्मेंस है वो कौन बता रहा है, फर्स्ट पार्ट बता रहा है या सेकेंड पार्ट बता रहा है? सेकेंड पार्ट जिसमें प्रेडिक्टेड लाइन ड्रॉ कर रहे यस, यस, वेरी गुड। देखिए मैं यहां था, मैं यहां था और मुझे यहां जाना था, बट मैं यहां तक ही जा सका, मैं यहां तक ही जा सका, तो यही है मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस। नॉट दिस पार्ट इज नॉट माय एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, मान लो मैं हूं एक ट्रेनर, मैं बनना चाहता था प्राइम मिनिस्टर और मैं नहीं बन सका, मैं कुछ और बन गया, होम मिनिस्टर बन गया, तो मैं जो चीज बना वही है मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस। मैं क्या बन सकता था या क्या बनूंगा वह मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं है। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यही आपके मॉडल का परफॉर्मेंस है। और यदि मैं इस पार्ट को लिखूंगा, इस पार्ट को कैसे लिखूंगा मैं, बताइए? वाई, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, वाई नॉट, तो आपका इस पार्ट को हम लिखेंगे कैसे, हम इस पार्ट को लिखेंगे y माइनस, सॉरी, y माइनस वाई हैट, ये मेरा टोटल एरर हो गया, इसमें से हम मॉडल एरर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस वाई प्लस वाई हैट, तो मेरा क्या हो गया, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसल आउट हो गया, तो मेरा क्या हो गया, वाई हैट माइनस वाई बार हो गया। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। ये पार्ट हो गया। अब इसका मैं, और यदि मैं इसको लिखना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या प्रोपोर्शन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, पहले इस पार्ट को समझते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिग्रेशन एरर। और सारे टर्म्स के लिए यदि लिखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं SSR, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन। ठीक है, और यदि अब हम यदि परफॉर्मेंस निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे SSR बाय इतना, ये जो पार्ट है मेरा, ये पार्ट बाय टोटल एरर को यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा प्रोपोर्शन हो जाएगा या नहीं होगा?
इस पार्ट को, ये पार्ट है, ये मान लो टोटल 500 और आपको 300 मार्क्स आया, तो क्या होता प्रोपोर्शन, बताइए। 300/500 होगा ना। हाँ हाँ सर यही है। तो वही SSR/SST, SSR/SST, और इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको R²। तो R² क्या बताता है आपको, R² टेल्स दी परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल। और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा 0 से लेके 1 तक, और जितना आप क्लोजर टू 1 बेटर दी वैल्यू ऑफ R² is closer to 1 better the मॉडल। ऐसा क्यों, इसको इसलिए देखिए, जब ये वैल्यू क्लोजर टू 1 कब होगा, जब ये लाइन आपका ऊपर शिफ्ट होते होते जब यहां आ जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गया, SST हो गया। SST/SST क्या होगा, 1 होगा। और ये लाइन जब यहां आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, कोई एरर ही नहीं आया, जितना आपका एक्चुअल वैल्यू था उतना आपका मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसी को ड्राइव करके मैं यहाँ दिखाया हूं, जो मैं वहां से आपको इस तरह से आपको एक्सप्लेन किया, उसी को वहां से ड्राइव करके दिखाया। तो ये हो गया हमारा R², ये आपके मॉडल का परफॉर्मेंस बताता है। अब देखिए दिक्कत क्या होता है R² के साथ, प्रॉब्लम क्या है जस्ट R² के साथ, कि R² यदि आप कोई भी वेरिएबल ऐड करते हो अपने मॉडल में, तो होता क्या है कि R² का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका के मॉडल में उस वेरिएबल का इंपॉर्टेंस है या नहीं है। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लो मैं कह रहा हूं मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, और इनडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। मेरे पास इनडिपेंडेंट वेरिएबल है β0 प्लस β1 इंटू आवर्स स्टडीज। आवर्स ऑफ स्टडीज ही है हमारे पास सर अभी तो। है, मान लीजिए मैं एक और वेरिएबल ऐड कर रहा हूं β2 में, ठीक है, वो ऐड कर रहा हूं नंबर ऑफ क्लासेस अटेंड। क्या वो आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड में नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड, ठीक है। मान लो मैं एक और वेरिएबल ऐड किया β3, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस्ड,
तो आप जैसे जैसे इसमें न्यू वेरिएबल्स ऐड करोगे अपने मॉडल में, तो आपके आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, irrespective of whether that variable has prominence to decide this dependent variable or not। उसका प्रोमिनेंस हो या नहीं हो, आपके आर स्क्वायर का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही आपको वैल्यू वेरिएबल ऐड कर दोगे। जैसे सर मान इंक्रीज लो, से क्या बोल इंक्रीज रहे से हैं, मतलब वन के नियरेस्ट जाने लगेगा। मतलब वाट एवर, आप जब आवर्स स्टडीज किए तो मान लो आपके आर स्क्वायर का वैल्यू है 0.6, ठीक है। हाँ। अब एक और वेरिएबल ऐड कीजिएगा तो हो सकता है आपके आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाए 0.61, एक और वैल्यू ऐड कीजिएगा तो हो सकता है आपके आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाए 0.64। ये वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा। अब मान लो एक और वेरिएबल ऐड कर रहे हैं हम, b4 इंटू नंबर ऑफ पिज्जास ईटेन। आप बताइए, क्या इस वेरिएबल का कोई इंपॉर्टेंस है आपके मार्क्स ऑफ 10 में? नहीं सर, नहीं ऐसा है, तो कुछ नहीं। बट स्टिल आर स्क्वायर का वैल्यू कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर इस कारण से दिस इज नॉट ए रियलिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसलिए एक नया मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोला गया एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो ये क्या होता है एडजस्टेड आर स्क्वायर, दिस इज पेनाल्टी ऑन आर स्क्वायर। मतलब ये तभी आपका इंक्रीज होगा यदि when the variable which we are adding into the add जो हम कर रहे हैं उसका प्रोमिनेंस होगा, अदरवाइज ये इंक्रीज नहीं होगा। इसलिए इसको बोला जाता है कि एडजस्टेड आर स्क्वायर, और कहा जाता है दिस इज पेनाल्टी ऑन आर स्क्वायर। सर एक बार ये दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, एडजस्टेड आर स्क्वायर वाला पार्ट। देखिए, एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है कि एडजस्टेड आर स्क्वायर तभी आपका इंक्रीज होगा, जैसे आप यहाँ नंबर ऑफ पिज्जा इटेन किए, तो दिस वेरिएबल डज नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस रेलेवेंस व्हाइल डिसाइडिंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो आपके एडजस्टेड आर स्क्वायर का वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा, बट आपके आर स्क्वायर का इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सिंस आर स्क्वायर इंक्रीज हुआ बट एडजस्टेड आर स्क्वायर नहीं इंक्रीज हुआ, इसलिए कहा जाता है दिस इज पेनाल्टी ऑन आर स्क्वायर। और एडजस्टेड आर स्क्वायर तभी का इंक्रीज होगा जब जो भी वेरिएबल आप ऐड कर रहे हो उसका प्रोमिनेंस हो आपके मॉडल के परफॉर्मेंस को बताने में। यदि नहीं है तो वो आपका इंक्रीज नहीं होगा, ओके सर। ठीक है। बट सर ये पता कैसे चलेगा कि इस मतलब ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि ये रेलेवेंस, ये कैसे ये इसका कोई देखिए, फॉर्मूला? आपको कुछ पता नहीं करना है डियर, ठीक है। जब आप मॉडल डेवलप कीजिएगा और जब उसके आप आउटपुट को देखिएगा, समरी को देखिएगा, तो उसमें ये आपको वैल्यू डिस्प्ले करेगा, आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर, दिस वैल्यू विल बी डिस्प्लेड ओवर देयर, ठीक है। गॉट इट सर। और इसका क्या फॉर्मूला होता है, और मैं अभी आपको डिस्प्ले भी करता हूं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एडजस्टेड आर स्क्वायर का 1 माइनस, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है, एडजस्टेड आर स्क्वायर पूछा जाता है बाय n माइनस p माइनस 1,
जहां आर स्क्वायर क्या हुआ वो तो आपको पता ही है, आर स्क्वायर क्या हुआ, आर स्क्वायर, ठीक है। और पी हो गया नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स, और एन हो गया आपका टोटल सैंपल साइज। टोटल सैंपल साइज। अभी तक जो मैं पढ़ाया हूं उसको मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूं, ठीक है। और इसको डिस्प्ले करने के लिए ये टोटल सैंपल साइज क्या है? क्या बोले? टोटल सैंपल साइज क्या है सर? टोटल सैंपल, टोटल जो डेटा पॉइंट्स, अच्छा। इसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूं आपको एक्सेल में। प्रेडिक्टर्स होता है जो मेरा इनपुट वेरिएबल्स होता है ना, उसको ही प्रेडिक्टर्स बोलते हैं। प्रेडिक्टर मतलब व्हिच प्रेडिक्ट्स, व्हिच हेल्प्स टू प्रेडिक्ट। तो जो मेरा इनपुट वेरिएबल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेडिक्टर। अब चलिए हम लोग करते हैं, मैं दो वेरिएबल लेता हूं, नंबर ऑफ आवर्स स्टडी, उसी एग्जांपल्स को लेता हूं, बट आई एम नॉट टेकिंग द सेम डेटा, आई विल जनरेट द रैंडम डेटा। नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड एंड number of, sorry, marks obtained, ran between, यहां मैं 4 आवर्स से लेके 10 आवर्स तक ले रहा हूं। सी कंट्रोल भी, हियर आई एम टेकिंग मिनिमम ले रहा हूं, आई एम 30 मार्क्स, 20 मार्क्स, एंड मैक्सिमम ले रहा हूं 90 मार्क्स। अब चलिए हम लोग इस पे लीनियर रिग्रेशन मॉडल डेवलप करते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ये मेरे पास दो वेरिएबल है, वन इज इनपुट, अंदर वन इज आउटपुट वेरिएबल। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल डेवलप करने के लिए डेटा टाइप में आपको जाना होगा, उसमें डेटा एनालिसिस है। डेटा एनालिसिस में मैं जा रहा हूं और इसमें आपको मिलेगा रिग्रेशन। रिग्रेशन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और ओके कर रहा हूं। नाउ इट इज आस्किंग फॉर वाई रेंज, ये है मेरा वाई रेंज, तो मैं इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। और देन इट इज आस्किंग फॉर एक्स रेंज, एक्स मेरा ये है। सिंस आई हैव सिलेक्टेड विद labels, so I am selecting labels also, or I want the result in the new worksheet. Okay, so now I am doing, I want a line fit plots also. Okay, now I am doing okay. Now you see the magic.
सी दिस इज योर लीनियर रिग्रेशन मॉडल। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे आर स्क्वायर्ड, ठीक है, तो ये देखिए ये रहा आपके आर स्क्वायर्ड का वैल्यू। एडजस्टेड आर स्क्वायर टर्म हम लोग पढ़े थे, ये रहा आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर टर्म का वैल्यू। देन हम लोग इक्वेशन पढ़े थे y इक्वल टू बीटा नॉट, हम लोग क्या इक्वेशन पढ़े अभी, हम लोग इक्वेशन पढ़े थे y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स, जहां बीटा नॉट क्या आपका इंटरसेप्ट है, बीटा वन कॉफिशिएंट है। तो ये देखिए ये रहा आपके इंटरसेप्ट का वैल्यू, और ये नंबर्स ऑफ आवर्स स्टडीड, एक्स क्या है नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड, ये रहा उसका कॉफिशिएंट, ठीक है। यहां पे ये देखिए ये रहा आपका सम ऑफ स्क्वायर्ड रिग्रेशन, ये रहा रिग्रेशन एरर, और रेसिडुअल्स को हम लोग बोलते हैं, एरर को भी हम लोग, एरर का टर्म होता है उसको बोलते हैं रेसिडुअल्स। तो ये रहा आपका एरर टर्म, ठीक है, और ये रहा आपका टोटल एरर। अब चलिए इसको हम लोग मैच करके देख लेते हैं। इंटरसेप्ट देखिए, पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूं और मैं आपको दिखाता हूं। इंटरसेप्ट का देखिए वैल्यू मेरा क्या है 50.80451, इंटरसेप्ट है मेरा, मतलब बीटा नॉट है, मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं, ये रहा, और बीटा वन है मेरा, इसको कॉपी कर ले रहा हूं। अब चलिए हम लोग निकालते हैं। प्रिडिक्शन, तो प्रिडिक्शन क्या होगा, बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स, इसमें इन दोनों को मैं फिक्स कर लेता हूं, तो बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस वन, ये इंटरसेप्ट और कॉफिशिएंट तो सबके लिए सेम ही होगा। और ये देखिए आपका ये रहा प्रेडिक्शन। एरर क्या होता है, एरर होता है एक्चुअल माइनस प्रिडिक्शन, और इसका क्या करता हूं स्क्वायर कर देते हैं, ये रहा आपका एरर, और इसका चलिए हम लोग सम कर लेते हैं, SSE निकाल लेते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, जिसको रेसिडुअल्स भी बोलते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये हम बंद के ब्रैकेट, ये देखिए कितना आया 7959.48, ये देखिए 7959.48 आया आपका। मैच हो गया, रेसिडुअल्स को ही हम लोग बोलते हैं, रेसिडुअल्स को, रेसिडुअल्स को आप सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर भी बोल सकते हो, सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स, एरर को, एरर टर्म को ही हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल्स भी, मॉडल एरर भी इसको बोला जाता है, ठीक। ओके है सो फार, समझ में आया। हाँ सर। तो वी हैव सम मोर थ्योरी लेफ्ट इन लीनियर रिग्रेशन, जहां हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने मॉडल को इवैल्यूएट कैसे करेंगे, और कुछ एजम्पशंस है जिस एजम्पशंस को हम लोग वी शुड फॉलो व्हाइल डेवलपिंग द लीनियर रिग्रेशन। तो ये दो और थ्योरी पार्ट होगा, देन आफ्टर वी विल मूव टू द केस स्टडी ऑन पाइथन, और वहां हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे केस स्टडी कर सकते हैं। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सर एक डाउट था सर, ये हम कोफिशिएंट हम कैसे फाइंड आउट करें इसमें, वो हम लोग उसकी नहीं, वैल्यू कैसे आएगी? हम लोग नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, जब आप एक्सेल में अप्लाई किए हो, ठीक है, तो आपका जो एल्गोरिदम है वो आपका कॉफिशिएंट फाइंड आउट कर रहा है, कॉफिशिएंट का वैल्यू और इंटरसेप्ट का वैल्यू, ठीक है। उसी वैल्यू को मैं यहाँ कॉपी किया हूं। आपका प्रिडिक्शन लाइन का फॉर्मूला क्या होगा, y हैट इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स,
हम्म, तो यहाँ ये प्रिडिक्शन का वैल्यू मैं निकाला हूं, तो इसका मैं इस यहाँ पे सेट किया हूं, बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स, ये सारे वैल्यूज मेरे क्या हुए, प्रिडिक्टेड वैल्यूज हो गए। ये मेरा एक्चुअल है, ये मेरा प्रिडिक्टेड वैल्यूज है। ठीक है, एरर क्या होता है, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्शन होता है, ये मेरा क्या हुआ, एरर हो गया। वो मैं समझ गया था सर। जैसे इसकी प्रिडिक्शन की जो फॉर्मूला होता है बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, तो हम्म बीटा नॉट तो हमें पता है कि वो इंटरसेप्ट वैल्यूज है, ठीक हम्म। है। और बीटा वन जो है वो कौन सी वैल्यू होती है सर वहाँ पे? बीटा वन हुआ ना आपका स्लोप को, यहाँ बीटा वन बोलते हैं, कॉफिशिएंट। जो आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हो ना, हाँ। तो c हो गया आपका इंटरसेप्ट, और m जो हो गया उसी को आप बोलते हो यहाँ कॉफिशिएंट। ओके सर। ठीक है।